So hello everyone and welcome to Unacademy Maharashtra CET exam platform. Okay, so here you can prepare yourself for MST CET with India's top educators with quality content and great learning experience. Let me give you a little brief about myself. Well, I'm Shubhadeep Datta. I'm an alumni of National Institute of Technology Durgapur and I have 5+ years of teaching experience in teaching chemistry for IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations such as this MHT CET Maharashtra Common Entrance Test, right? So as you all know, Unacademy has grown into India's largest e-learning platform where a vast majority of students take live classes and get the guidance from India's top educators and achieve their goals. To continue your learning, you can download our app, Unacademy Learning app from the Play Store, or you can also connect with us on Telegram app via the link given on the screen, right? So this is the subscription plan. As you can see, it starts right from 1 month till 24 months. I think 24 months is the most affordable one. Why? Because you are getting a flat 40% discount, right? So you need to pay only 21,600 rupees. And for the next 24 months, you need not to pay anything. As we all know, we all love discounts. Do we? Obviously, we do. So you can also get this 10% extra discount by using my referral code Shubhadeep, that is flashing right below here. So please use this code to get extra 10% discount even on this said amount, right? So let's quickly jump to the topic that we are going to learn today. The topic is stoichiometry. Okay, ये देखो एक बहुत ही फैंसी सा हमने लोगो भी डिजाइन किया स्टोइशियोमेट्री का। स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? स्टोइशियोमेट्री पढ़ने से पहले वी शुड नो कि स्टोइशियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है ना? स्टोइशियोमेट्री बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला है स्टोइशियन, दूसरा है मीट्रॉन। ठीक है, स्टोइशियन का मीनिंग होता है एलिमेंट या कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। सिमिलरली मीट्रॉन का मतलब ही होता है मेजरमेंट या मेजरमेंट टेक्निक। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उस टेक्निक का नाम है स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, देखो, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। इंसान मतलब ह्यूमंस की टेंडेंसी ही होती है कि हर चीज को वो नंबर्स में एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम है किसी कंटेनर का या किसी भी मैटर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ज़्यादा वॉल्यूम किसका है और कम वॉल्यूम किसका है ना? क्वांटिटेटिवली मतलब विथ नंबर्स की किसी का अगर वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है और किसी चीज़ का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है तो हमें एग्जैक्टली वो नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो we will start right from what is matter and how can we classify matter into different groups, right? So as we all know, matter is anything that has mass and it should occupy some space। मतलब हम आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, है ना, जिसको हम एटलीस्ट छू सकते हैं, है ना, और उसको फील भी कर सकते हैं, वो मैटर में क्लासिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, okay? दिस मार्कर हैज़ गॉट डायमेंशंस, मतलब ये एक 3D स्ट्रक्चर है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही। ठीक है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम है और अगर उसमें कुछ ना कुछ मास है तो उसको हमें मैटर में क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, मैटर
को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस का मीनिंग है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में गिनेंगे। एलिमेंट की खासियत क्या होती है? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली एटम्स एंड दैट टू ऑफ द सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं आयरन की, लोहा, तो आयरन किससे बना है? आयरन बना है आयरन के छोटे छोटे एटम से। तो आयरन को अगर हम लोग डिवाइड करते चले जाएं तो अल्टीमेटली हमें लास्ट में आयरन का एक छोटा सा एटम मिलेगा, सही है ना। तो दिस प्रूव्स दैट आयरन इज मेड अप ऑफ आयरन एटम्स एंड ऑल आयरन एटम्स आर समवॉट अलाइक। आइसोटोप जरूर होते हैं, लेकिन एटम्स की पहचान होती है प्रोटॉन से। अगर एटम सेम है तो प्रोटॉन्स के नंबर्स भी उसके अंदर सेम होंगे। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर बहुत ही डेप्थ में, बस अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से बनते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स एटम से बनते हैं, वैसे ही कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से बनते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, है ना। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में केमिकली कंबाइंड है। मतलब ये कि अगर आप वाटर को इवेपोरेट करते हो या तो वाटर को आप कंडेंस करते हो, वाटर वेपर को, उसका केमिकल फार्मूला नहीं चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल फार्मूला फिर भी वैसे का वैसे ही बना रहेगा। सो व्हाट डज इट मीन कि कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसके अंदर जो एटम्स हैं दैट आर केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर, ठीक है। उसको सेपरेट करने के लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन चाहिए, कोई भी फिजिकल रिएक्शन नहीं चलेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर हम लोग वाटर को डिवाइड करते चले गए तो वाटर का जो सबसे छोटा एक पार्टिकल हमें मिल सकता है वो क्या है? H2O का एक मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? तो H2O itself is a pure substance. Element itself like iron is also a pure substance. लेकिन जब कोई दो प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? होमोजेनस मिक्सचर या तो हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट हमने सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स कर दिया तो बन गया एक मिक्सचर, ठीक है। अब ये मिक्सचर या तो होमोजेनस हो सकता है या तो वो मिक्सचर हेट्रोजेनस हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर का मीनिंग है कि एवरीथिंग शुड एग्जिस्ट इन ओनली वन सिंगल फेस, है ना। सॉल्ट वाटर को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें केवल एक लिक्विड की कंसिस्टेंसी दिखती है, उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है ना। तो सॉल्ट तो उसके अंदर मुझे नहीं दिख रहा, मुझे देख के लगेगा कि वो केवल और केवल एक लिक्विड है, मतलब एक सिंगल एक फेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग या ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। अगेन हेट्रोजेनस मिक्सचर पे आते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब दो चीज़ें जब आपस में मिक्स ना हो रही हो, डिजॉल्व ना हो रही हो, है ना, तो हम उसको ज़बरदस्ती अगर मिक्स करना चाहते हैं तो दोनों के दोनों हमें नेकेड आई से दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वाटर में सैंड डाल दें तो हमें सैंड भी सेपरेटली दिखेगा और वाटर भी हमें सेपरेटली दिखेगा। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा फेसेस हों, है ना, या तो दो या दो से ज़्यादा फेसेस हो, तो वहाँ पे उन सॉल्यूशंस को या उन मिक्सचर्स को हमें हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहना चाहिए। सो दिस वाज व्हाट द प्रीव्यू वाज। सो वी विल लर्न मोर अबाउट थिंग्स इन डिटेल। तो यू कैन सी हियर डेफिनेशन के हिसाब से मैटर क्या होता है? दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और क्योंकि ये मटेरियल से बना है, मैटर से बना है, इस वजह से इस टेस्ट ट्यूब का कुछ ना कुछ मास भी होगा, है ना। इनफैक्ट इसके अंदर जो केमिकल रखा हुआ है, ये केमिकल का भी कुछ ना कुछ मास है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। तो बेसिकली ये पूरे सेटअप में दो चीज़ें हैं, एक तो ये फ्लास्क और दूसरा अंदर रखा हुआ केमिकल।
ये दोनों ही अपने आप में प्योर सब्सटेंसेज हैं। आर यू गेटिंग इट? है ना? सॉरी, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, मैटर है। प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेज अभी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैटर को एज यू कैन सी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता था ना, एक था मिक्सचर, दूसरा था प्योर सब्सटेंस। तो हम लोग पहले देखते हैं कि मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मिक्सचर का सबसे पहली बात तो कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। मिक्सचर का कंपोजिशन कैसा होता है, वेरिएबल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट और वाटर की बात करें तो सॉल्ट अगर हम लोग वाटर में डालें तो मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुमने यहाँ तक वाटर को भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर सकते हैं या तो 10 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हमारी जैसी मर्जी होगी, हम उतना सॉल्ट इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो मिक्सचर्स का कोई वेरिएबल कंपोजिशन तो है नहीं, है ना। हम लोग जितना ज़्यादा मिक्सचर में सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऐड करेंगे, मिक्सचर का कंपोजिशन उतना ही डिफरेंट होता चला जाएगा। तो व्हाट इट प्रूव्स इज दैट मिक्सचर्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कंपोजिशन। तो इसका मतलब मिक्सचर्स का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, सही है। नेक्स्ट, कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट वाटर में ही हम लोग अपने ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर के लिए रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सबने इस एग्जाम्पल को तो अपने डे टू डे लाइफ में देख ही रखा है, ठीक है। सॉल्ट वाटर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है सॉल्ट और दूसरा है वाटर, ठीक है। अगर हम लोग उस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो उस सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा होगा, नमकीन फ्लेवर होगा उसका, सॉल्टी फ्लेवर। तो दिस मीन्स दैट सॉल्ट इज स्टिल इनसाइड द सॉल्यूशन, उसने अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया है, मतलब अपना कैरेक्टरिस्टिक लूज नहीं किया है। प्लस वाटर भी तो है उसके अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट वाटर का वो दिखने में वाटर के जैसा होगा, मतलब वाटर ने भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक को लूज नहीं किया है। तो इंडिविजुअली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, रिटेन होती है ना, वो चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है। मिक्सचर्स को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो मैंने दिया था एग्जांपल सॉल्ट वाटर का, अगर इसको हम लोग हीट करें, है ना, तो वाटर तो वेपर बन के उड़ जाएगा ना, उस वेपर को हम कंडेंस करके प्योर वाटर निकाल सकते हैं। प्लस जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक मिक्सचर को सॉल्ट एंड वाटर के प्योर वाटर में सेपरेट कर दिया और सॉल्ट में सेपरेट कर दिया, लेकिन कैसे, बाय हीटिंग। एंड हीटिंग और बॉइलिंग अ सॉल्यूशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, देखो मिक्सचर्स का तो वेरिएबल कंपोजिशन होता है, तुम जैसे जैसे मिक्सचर्स का कंपोजिशन चेंज करोगे उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती जाएगी। इसमें अगर आप 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर में तो उसकी जो टेस्ट होगा वो थोड़ा नमकीन तो होगा, थोड़ा सॉल्टेड तो होगा, ठीक है। अगर आप 4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करोगे करोगे तो ज़्यादा सॉल्टी होगा, है ना, उसका फ्लेवर ज़्यादा सॉल्टी फ्लेवर का हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो जैसे जैसे आप कंपोजिशन सेट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती चली जाती हैं, इसकी मिक्सचर की, ठीक है। ये टेबल है, जैसे ये टेबल भी एक मैटर का ही एग्जाम्पल है। तो हम लोग आगे देखते हैं, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एयर, मिल्क, गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मिक्सचर के। जैसे एयर किससे बना है, एयर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बना है, आर्गॉन के मॉलिक्यूल से बना है, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ऑक्सीजन अपने आप में प्योर है सब्सटेंस, नाइट्रोजन भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। जब एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बनाएगा, वो एक मिक्सचर बनाएगा और उस मिक्सचर को नाम दिया है एयर। मिल्क किससे बनता है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर फैट सस्पेंडेड है ना। मिल्क से ही तो हम लोग क्रीम, बटर, देसी घी इस सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब मिल्क
प्योर नहीं है। मिल्क में बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। पेट्रोल बेसिकली जब आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे और वहाँ पे पेट्रोल किस तरह से बनता है वो देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पेट्रोल एक कंपोनेंट से बनता है जिसका नाम है नैफ्था। तो नैफ्था के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, है ना। और जिस तरह का मुझे पेट्रोल चाहिए होता है, नैफ्था को हम लोग इन्वॉल्व करके या डिसॉल्व करके उसी ग्रेड का पेट्रोल तैयार कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी किस ग्रेड का पेट्रोल चल रहा है, BS4 या BS5 पे हम लोग आ चुके हैं, एक समय पे BS3 भी था। तो इन सारे पेट्रोल का कंपोजिशन डिफरेंट है, इसीलिए उनका ग्रेडेशन भी डिफरेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें H2O की, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। हम कहीं से भी पूरी दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और 1 ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन आपका फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वाटर को डिराइव करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप H2O में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड है आपस में, है ना। तो किसी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर को ब्रेक किया जा सकता है, बट नॉट बाय एनी फिजिकल मेथड, ठीक है। प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, मतलब अगर प्योर वाटर है तो शायद इंडिया का प्योर वाटर या अमेरिका में प्योर वाटर का प्रॉपर्टीज तो सेम ही होगा ना, ठीक है। चाहे आप इंडिया में वाटर ले लो या आप यूएस में वाटर ले लो या मार्स में वाटर ले लो, सबका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? नहीं, मार्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी अलग तरह से काम करेगी। पूरे अर्थ में आप कहीं पर भी वाटर ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इनफैक्ट अगर हम मार्स में भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक बना दें, है ना, तो वहाँ पर भी वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा? 100 डिग्री पर ही करेगा, है ना। और ग्रेविटी हम अर्थ जैसी बना दें, बट सिंस इट इज़ अ डिफरेंट प्लानट हम उसकी चलो बात नहीं करते हैं ज़्यादा। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डायमंड, ठीक है। डायमंड किससे बना है? डायमंड केवल और केवल कार्बन से बना है, ओनली कार्बन, ठीक है। तो डायमंड जो है वो एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? कार्बन का एलिमेंट है, बट इट इज अ डिफरेंट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में कार्बन जो है देखो इस तरह से अरेंज होता है, ऐसे एक हेक्सागोनल प्लेन है जिसमें हर हेक्सागन के कॉर्नर्स पर आपका एक कार्बन का एटम आपको मिल जाएगा। और ये जो प्लेट्स हैं, हेक्सागन की प्लेट्स हैं, इसको एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा गया है, ऐसा मान लो। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ग्लूकोज की बात करते हैं तो देखो ग्लूकोज किससे किससे बना है, उसका कंपोजिशन फिक्स्ड है, वो कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। ग्लूकोज का अगर आप केमिकल फार्मूला देखना चाहो तो वो क्या होता है? C6H12O6। कंपोजिशन इज फिक्स्ड, एनीथिंग apart from C6H6O6 is something else, but it is for sure not glucose। वो ग्लूकोज तो नहीं हो सकता। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन एकदम फिक्स रहेगा क्योंकि वो तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के का ग्लूकोज बना है। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स केवल वन टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया, है ना। एलिमेंट्स को आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते,
ठीक है, मतलब आप आयरन को और डिकम्पोज नहीं कर सकते। आयरन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक मॉलिक्यूल को फिर भी केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज किया जा सकता है, बट आयरन को, क्योंकि आयरन एटम से बने हैं और एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, तो उस एटम को आप और ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आप ब्रेक तो कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन चाहिए, है ना। केमिकल रिएक्शन से कोई भी एलिमेंट फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। आयरन हमेशा आयरन ही रहेगा अगर हम उसका कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जितने भी पीरियोडिक टेबल में कंपोनेंट्स लिस्टेड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, सिल्वर एंड सो ऑन, है ना। ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक लिस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 117th एलिमेंट अभी भी अर्थ में खोजा नहीं गया है ना, और ना ही लैब में सिंथेसाइज किया गया है। तो एलिमेंट्स जो हैं वो पहली बात तो आपको उसकी लिस्टिंग मिल जाएगी पीरियोडिक टेबल में। और एलिमेंट्स कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, है ना। एलिमेंट्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल H2O, H2O में एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो वो क्या होगा, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। ऑक्सीजन का मास भी एक H2O के मॉलिक्यूल में फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का मास भी एक H2O के मॉलिक्यूल में फिक्स्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल H2O की बात करें, H2O बना किससे है, H2O बना है आपके हाइड्रोजन गैस से, और ऑक्सीजन गैस को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट आपको वाटर वेपर मिलता है, ठीक है, मतलब आपको H2O मिलता है ना। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन एक फ्लैमेबल गैस है, उसमें आप थोड़ा सा अगर आप फायर दिखाओगे या कोई भी स्प्रिंट दिखाओगे, स्पार्क दिखाओगे, तो तुरंत हाइड्रोजन जो है वो क्या करने लगेगा, फायर कैच करने लगेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब आप ऑक्सीजन के बगैर कभी भी फायर स्टार्ट नहीं कर पाओगे। जहाँ पर भी आपको फायर स्टार्ट करनी है, कंबशन करना है, ऑक्सीजन तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बट वाटर को ना ही आप फायर लगा सकते हो, ना ही उसमें आप आग लगा सकते हो, और ना ही वो कंबशन को सपोर्ट करती है ना। तो वाटर अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी है, वो ना ही हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है ना ही ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है। वो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट है ना, उसकी खुद की आइडेंटिटी की वजह से उसकी खुद की प्रॉपर्टीज है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर की अपनी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वही वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड देखो किससे बना है, एक कार्बन से दो ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन एक कार्बन और दो ऑक्सीजन कैसे कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे कि अमोनिया, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और साथ ही साथ उस नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर को फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा पार्ट है हाइड्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। तो होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में हम लोग काफ़ी बात पहले भी कर चुके हैं, चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं डेप्थ में। होमोजेनस मिक्सचर का कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट सोल्यूशन का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक सिंगल सोल्यूशन का कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट वाटर ले लो, आपने वो सॉल्ट वाटर अगर 1 kg वाटर और उसमें 20 ग्राम सॉल्ट ऐड करके बनाया है और उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो उस सॉल्यूशन का आप कहीं से भी पोर्शन उठा लो वो इक्वली सॉल्टी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि
अगर टॉप लेयर का जो सोल्यूशन है उसको अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और जो बॉटम लेयर का सोल्यूशन है उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट हमें डिफरेंट मिलेगा। मतलब वहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसी है, यूनिफॉर्म है ना। इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, कंपोनेंट्स जो हैं किसी भी होमोजेनस मिक्सचर में वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब आप सॉल्ट वाटर में आप बता नहीं सकते कि सॉल्ट कहाँ पर है, क्योंकि सॉल्ट तो आपके डिजॉल्व कंडीशन में है, तो यू कैन नॉट पॉइंट आउट वेयर द सॉल्ट इज इन द सोल्यूशन। so whenever this case is we will say that the components are indistinguishable, उनको पहचाना नहीं जा सकता मिक्सचर के अंदर, तब वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, तो देखो ये शुगर है और ये वाटर है, ये है प्योर वाटर। ठीक है, आप इसके अंदर शुगर डाल दो तो इसके अंदर शुगर क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि गायब हो गया, लेकिन अभी भी शुगर इसी के अंदर है ना, बट डिजॉल्व हो चुकी है, लेकिन फेस तो एक ही है ना। आपको लग तो रहा है कि बस एक लिक्विड रखा है अंदर, आपको शुगर इसके अंदर नज़र तो नहीं आ रहा है। तो आपस में शुगर और वाटर कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, गैसियस मिक्सचर्स जैसे कि एयर ले लो, एयर में नाइट्रोजन कहाँ है और ऑक्सीजन कहाँ है हम ऐसे बता तो नहीं सकते ना, वो भी कैसा मिक्सचर कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर पे आते हैं। एक यहाँ पे आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर दिया गया है, आप देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक ये और दूसरा ये, है ना। तो इन दोनों कंपोनेंट को हम लोग विजुअली देख सकते हैं कि ये अलग अलग रखे हुए हैं मिक्सचर के अंदर, मतलब हमने मिक्स तो किया लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छे से मिक्स हुए नहीं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। सही है, इनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होता, है ना, आप इसी में ही देख सकते हो। अगर ये ऊपर मान लेते हैं ऑयल है और नीचे मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, तो ये जो ऊपर आपके ऑयल है यहाँ पे तो ज़्यादातर आपको ऑयल मिलेगा, है ना। नीचे जो आपका वाटर है तो यहाँ आपको ज़्यादातर वाटर मिलेगा। तो एज अ होल अगर हम इसको मिक्सचर कंसिडर करें तो मिक्सचर के डिफरेंट रीजन्स में आपको मिक्सचर का डिफरेंट कॉम्पोजिशन मिलेगा विद इन द सेम मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एंड कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यू कैन ईजिली सी द ऑयल दैट हैज बीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस केरोसिन, ये ऑयल कौन सा है, ये केरोसिन है और ये वाटर है नीचे। सही, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो क्या है, भेलपुरी। सबने खाई है भाई भेलपुरी। भेलपुरी भी एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन उसको किस कैटेगरी में रखोगे, होमोजेनस मिक्सचर या हेट्रोजेनस मिक्सचर। so it is very easy to distinguish this this mixture in the heterogeneous mixture group. why, because you can see यहाँ पर आपको पफ्ड राइस दिख रही है ना, फिर रोस्टेड पल्सेस दिख रहे हैं आपको, है ना। तो एवरीथिंग इज विजिबल डिफरेंटली इनसाइड द भेलपुरी मिक्सचर। so this mixture shall be classified into heterogeneous mixture because the components are distinguishable। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। कोई भी मैटर हो, है ना, उसका कुछ ना कुछ यूनिकनेस ज़रूर होता है, उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ज़रूर होती हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, उनको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और किसी भी चीज़ को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है यूनिट्स। ठीक है, कोई भी मिक्सचर को या कोई भी मैटर को हम लोग अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं नंबर्स में, सो वी नीड सम स्पेसिफिक यूनिट्स। ठीक है,
सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जहां पर सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज ना हो, है ना, और उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको मेजर करने पर उसकी उसमें आइडेंटिटी या उसके कंपोजिशन में चेंज ना आए, ऐसी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो, आप उसको हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो कभी ना कभी बॉयल करेगी, है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी और का नहीं। बट आप जब बॉइलिंग कर रहे होते हो तब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ना। लेकिन वाटर का कंपोजिशन भी क्या है? H2O, और वाटर वेपर का कंपोजिशन भी क्या है? H2O। तो वहाँ पे उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो गई ना। तो जहाँ पर भी कंपोजिशन चेंज ना हो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि वो मैटर की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। फॉर एग्जाम्पल कलर, ओडर, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वाटर का कोई ओडर नहीं होता, ये सब प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सीसी उसका डेंसिटी होता है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का। वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज हमें हमेशा केमिकल चेंज की तरफ लेके जाता है, जहां पर एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है। ठीक है, बट केमिकल रिएक्शंस एक तो नहीं होती है, केमिकल रिएक्शंस तो हजारों लाखों करोड़ों होती हैं, है ना। तो जितनी भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो हर तरह के केमिकल रिएक्शन या डिफरेंट केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। तो वाटर अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो दूसरे प्रोडक्ट देगा, वाटर अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो दूसरे प्रोडक्ट देगा। तो दीज आर टेंड टू कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। वाटर क्या कंबस्टिबल है? वाटर कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस या एलपीजी तो कंबस्टिबल है। अगर आप एलपीजी को आप जलाते हो, उसको आप क्या करते हो? उसको आप लोग फायर दिखाते हो एलपीजी को, तो उसमें फायर तो लग जाएगी, लेकिन वहां पर एक केमिकल चेंज हो रहा है ना, तभी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ गए होंगे जहां पर कोई भी केमिकल चेंज आए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, मैटर इज नथिंग बट, ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। मतलब बोथ ए एंड बी हैज टू बी करेक्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ मैटर। और ऑप्शन डी क्या है कि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही नहीं है, जब तीनों ही गलत है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? देखो मैटर की डेफिनेशन के हिसाब से मैटर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने बात की ना, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो उसको हम लोगों को कोई ना कोई यूनिट्स में जरूर एक्सप्रेस करना होता है ना। तो यूनिट्स या तो नॉर्मल सिंपल यूनिट्स हो सकती हैं ना, या तो यूनिट्स क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो जो नॉर्मल यूनिट्स हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड हैं, वो क्या है? लेंथ। लेंथ का सिंबल होता है एल, और उसको एक्सप्रेस किया जाता है एसआई यूनिट्स में मीटर के तौर पे। ठीक है, और 1 मीटर को हम लोग ऑल्सो एक्सप्रेस कर सकते हैं स्मॉल एम से। बट मीटर किसको मेजर करता है? लेंथ को मेजर करता है। ठीक है, सिमिलरली मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम। तो एसआई यूनिट की बात करें तो किलोग्राम, सिंबल की बात करें तो केजी। हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं? मास, है ना, और उस क्वांटिटी का सिंबल है एम। सिमिलरली टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर से मेजर किया जाता है। मतलब जो एसआई यूनिट है उसका नाम क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को अगर हम लोग एसआई यूनिट्स में सिंबल की तरह यूज करेंगे तो कैपिटल ए। ठीक है, क्वांटिटी का सिंबल है आई।
सिमिलरली टेम्परेचर, उस क्वांटिटी का सिंबल है टी, मतलब अगर हमें कहीं पर भी टेम्परेचर लिखना हो तो हम लोग स्मॉल टी लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि टेम्परेचर की बात हो रही है वहाँ पर। इस टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। केल्विन इज द एसआई स्केल, नॉट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो केल्विन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर में कितना अमाउंट है मैटर का, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोल से, है ना। मोल क्या होता है, एक मोल स्टैंड करता है एवोगैड्रो नंबर्स जितने पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलें कि एक मोल मेरे पास आयरन है तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे आयरन के, ठीक है। तो चलो मोल के बारे में आगे भी देखेंगे। तो ऐसा यूनिट है मोल। सिंबल क्या है क्वांटिटी का, एन। एन का मतलब एन इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा 1 मोल, एन इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा 2 मोल एंड सो ऑन। और एसआई यूनिट का सिंबल क्या है, एमओएल, मोल। सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई है ना, और सफिक्स वी का एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल क्या है, सीडी, ठीक है। तो आपको याद रखने, या आप फिजिक्स में भी बहुत डेप्थ में पढ़ते हो डायमेंशनल एनालिसिस में। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट इज द यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी? सो आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या था अभी लास्ट पेज में ही, कैंडेला। तो देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल पूछा गया है हमसे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट का सिंबल नहीं पूछा गया। तो आंसर क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, राइट। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया इसको भी। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जैसे कि वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, मास, वेट। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। चलो बात करते हैं मास एंड वेट की, ठीक है। देखो मास, व्हाट इज मास? मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन समथिंग, है ना। कोई अगर मान लो मोटा है तो उसका मास ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसका वेट भी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल भी तो ज़्यादा है ना। कोई अगर मान लो हम लोग ऐसा कोई सब्सटेंस या कोई सामान उठा रहे हैं जिसका वेट ज़्यादा है, तो वेट अगर ज़्यादा होगा तो उसका मास भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी है किसी भी मैटर के अंदर, दैट डिफाइंस अमाउंट ऑफ मास इनसाइड द सब्सटेंस। जबकि वेट क्या है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, है ना। मास का जो सिग्निफिकेंस है वो ग्रेविटी के बियॉन्ड भी है, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं भी है तो मास फिर भी फिक्स्ड रहता है। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है तो फोर्स कितना होगा, जीरो। और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो फोर्स जीरो होगा, तो वेट भी कितना होगा, वो भी जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज इट्स वेट में वेरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मून पे चले जाएं, स्पेस पे चले जाएं और अर्थ पे आ जाएं, तो किसी चीज़ का वेट जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेन की बात करें तो अर्थ का ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्ग है अमंग द 3 मेंबर्स, अर्थ, मून एंड स्पेस। अर्थ में ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे इसका वेट भी सबसे ज़्यादा होगा। मून में ग्रेविटी कम है थोड़ी, तो वहाँ पे ये भी थोड़ा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा वेट में। मतलब ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेरे हाथ के ऊपर वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और स्पेस में तो ग्रेविटी जीरो होती है, तो वहाँ पे इसका कोई वेट होएगा ही नहीं। लेकिन अगर इसका मास से 50 ग्राम्स है, तो अर्थ में भी इसका मास 50 ग्राम होगा, स्पेस में भी 50 ग्राम होगा, और मून में भी 50 ग्राम होगा।
उसमें कोई कंसेशन या डिस्काउंट नहीं है। तो यही चीज़ मैंने दिखाई है यहाँ पे। तो अगर मास किसी का 1200 kg है, ठीक है, और उसका वेट जो है, तो हमने अगर हमने ग्रेविटी ले ली है 10 सॉरी, वैसे 9.8 होती है, हमने 10 ले ली है, उसका वेट कितना होगा 1200 न्यूटन, है ना। जबकि अगर हम देखें तो अगर मून पे किसी का मास 120 kg है तो उसका वेट कितना बन के आएगा, ओनली 200 न्यूटन, क्योंकि वहां पे उसकी उसकी ग्रेविटी कम है मून की। सही है ना। ये सब तो आपने बहुत दिनों से पढ़ा ही होगा। मून में 1/6 ग्रेविटी होती है, तो मास कितना, अमाउंट ऑफ मैटर इज इक्वल टू 6 पार्ट, तो वेट इज इक्वल टू मून्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉक्स। जबकि वेट कितना है, ओनली 11 पाउंड्स। तो मून में क्योंकि ग्रेविटी कम हो जाती है, तो वेट भी कितना हो जाएगा, ओनली 1/6 रह जाएगा उसका। सही है। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है भाई, किलोग्राम, और 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम्स। और एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होगा, न्यूटन। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम देखो क्रिएट कैसे होता है। वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल स्पेस को अगर हम लोग ले लें, तो मान लेते हैं ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये है हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, ये कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर करेगी। तो कोई भी चीज़ अगर कुछ स्पेस कवर करती है तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम ज़रूर होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होंगी, वॉल्यूम की यूनिट्स होगी लेंथ क्यूब, क्योंकि एक लेंथ इस तरफ, दूसरा लेंथ इस तरफ, और तीसरा लेंथ इस तरफ। तो बीच में जितना भी स्पेस आएगा उसको पहली बात तो हम लोग नंबर्स में डिवाइन कर सकते हैं, और वॉल्यूम का यूनिट हम लोग क्या रखेंगे, लेंथ क्यूब। अब ये लेंथ क्यूब क्या हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, या डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है। वैसे 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग शॉर्ट में 1 लीटर लिखते हैं, है ना। कॉमन यूनिट क्या है, 1 लीटर। एक्चुअली 1 DM³ मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लीटर, है ना। लेकिन ये लीटर इसकी एसआई यूनिट नहीं है। लेकिन हम लोग इसको मेजरमेंट के लिए, लिक्विड के वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए बहुत ही धड़ल्ले से यूज करते हैं। एक्सटेंसिवली इस यूनिट को यूज किया जाता है, लीटर, किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। तो एज यू कैन सी द रिलेशन हियर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, विच इज अगेन इक्वल टू 1000 ml, है ना, एंड विच इज अगेन इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के बराबर है। ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³ एंड 1 ml इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की बात करते हैं। हमने अभी मास की बात कर ली, हमने अभी वॉल्यूम की बात कर ली। ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से कंटेनर में, एक छोटे से कंटेनर में जितना ज्यादा मास रखा जा सकता होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया है, ठीक है, थोड़ा नीट नहीं बना है, बेयर विथ मी। भी हमारे पास पेन टैब अवेलेबिलिटी 1-2 दिन में आ जाएगी, देन वी कैन राइट इट जस्ट लाइक ऑन द बोर्ड। तो दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब में जितना ज़्यादा मास होगा, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई क्यूब का हमने वॉल्यूम तो फिक्स कर रखा है, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ ना कुछ तो होगी ना। वैसे उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तो बराबर ही होती है, लेकिन कुछ तो होगी ना। तो जितना भी उसका वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स कर दिया हमने एक तरह से देखा जाए तो।
अब हम करते हैं मास की बात। इतने से वॉल्यूम के अंदर जितना भी मटेरियल अंदर डाला जा सकता होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी हाई होगी। क्लियर है? तो व्हेन a large amount of matter is inserted in a fixed volume we get higher density। ठीक है, डेंस का मतलब क्या होता है? घनत्व। कोई चीज कितना ज्यादा घना है, मतलब सेम स्पेस में कितना ज्यादा उसके अंदर मैटर है, ये वैल्यू डिफाइन करेगा डेंसिटी। ठीक है, substance is its amount of mass per unit। मास ऊपर अगर है तो मास तो ग्राम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो डेंसिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस को टेम्परेचर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक चाय की प्याली ले जिसके अंदर गरम गरम चाय रखी हो, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से थोड़ा गर्म होगा, है ना? सिमिलरली अगर हम लोग सन की बात करें तो सन का टेम्परेचर आपको तो पता ही है कितना हाई है ना? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हाई है। कितना ज़्यादा कोई चीज़ गर्म है या डिग्री ऑफ हॉटनेस को क्या बोला जाता है? टेम्परेचर से एक्सप्रेस किया जाता है। और टेम्परेचर को मेज़र करने का एक बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बताता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, लगभग 37 डिग्री के आसपास आके बैठता है ना? तो सोचो कोई एक सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? किसी एक सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है उसके बारे में आप ये बोलोगे कि भाई वो 37 डिग्री वाले सब्सटेंस से ज़्यादा गर्म है ना? तो ये कंपैरेटिव तरीका है मेजरमेंट का कि अगर हम लोग किसी चीज़ को वो कितना हॉट है इस लिहाज से ग्रेड कर दें, तो वहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है ना, या कोई चीज़ कितनी हॉट है। एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में या केल्विन स्केल में। तो दो चीज़ अगर आपस में सेम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिफाइन कर रही है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर को डिफाइन कर रही है, और केल्विन भी टेम्परेचर को ही डिफाइन कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। भाई सेम अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए सेम यूनिट्स आपस में क्या हो सकती हैं? इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि एफ नॉट मतलब फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर प्लस 32, है ना? ये सब आपको याद रखना है। सिमिलरली केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल क्या होगा? जो भी डिग्री स्केल है या जो भी डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें आप बस 273 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? वो केल्विन स्केल बन जाएगा। ठीक है, एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ये तो हमने देख रखा है ना। अच्छा, यूनिट पूछा है इस बार। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या था? कैडेला, CD। नेक्स्ट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 लीटर इज इक्वल टू, बताओ, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 ml होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 DM क्यूब होगा, और D क्या है? ऑल। क्या होगा आंसर? सोचो और बताओ। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये समझाया था कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक्चुअल में 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के तो बराबर ही हुआ। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि 1 लीटर में
1 dm क्यूब होता है, तो C तो होना चाहिए, लेकिन 1 dm क्यूब या 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के भी बराबर होता है और 1000 ml के भी बराबर होता है इसका मतलब। तो आंसर इज ऑल थ्री आर करेक्ट, सी डी एन सॉरी सी बी ए, तीनों के तीनों करेक्ट है, इसीलिए आंसर इज डी। ऑल ऑल द थ्री आंसर्स आर करेक्ट। थर्ड देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यू हैव ऑल दीज फोर। पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपने लास्ट पेज पे इसकी आइडेंटिटी देखी थी, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑल फोर, कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल में व्हाट इज द कोरिलेशन। so we know that this B is the correct answer because Fahrenheit scale is equal to 9 by 5 times of Celsius degree scale plus 32, right? So need not to worry about that. So thank you guys, this was my first lecture. We covered the some of the basics, बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा, जो भी चीज़ है उसका यूज बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में, है ना। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग हायर लेवल तक जाएंगे, ताकि वी कैन एम एटलीस्ट 100 मार्क्स हम लोग केमिस्ट्री के सही करके आएंगे। दिस व्हाट वी हैव टू एम, ठीक है। सो हमारा मोटिव है लेट्स क्रैक केमिस्ट्री सीईटी। इसमें ये नहीं है केमिस्ट्री बस, इसमें ये भी है कि हमें एटलीस्ट टॉप 10 के अंदर तो रैंक लानी ही लानी है, एंड वी ऑल विल ट्राई that we get the first rank from this batch, right? तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप YouTube में जो भी आपके लेक्चर्स अपलोड होते हैं, है ना, जो भी लाइव सेशंस होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली आप कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर अनअकैडमी MST CET चैनल। डोंट फॉरगेट to connect with us on the Telegram app. Please hit the bell icon. See, by hitting the bell icon for further notifications, what we do is whenever we upload, whenever we make, or whenever we go live with a new lecture, a message will be sent to you so that there is a reminder to join the classes, right? And this is the referral code. You have to use this referral code. Why? Get that extra 10% discount on whatever your subscription fees is. You will get a flat 10% discount, ठीक है। So thank you, we will meet in the next class.